क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भौतिकी की 7वीं क्लास आप देख रहे हैं। इससे पहले 6 क्लासेस ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास में हम जिन टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं, जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, वहां से कई बार सीधे रूप में प्रश्न जो है आयोग ने पूछे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज हम किन किन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में, द्रव्यमान केंद्र के बारे में। रोटेशनल मोशन के बारे में चर्चा होगी, बल आघूर्ण के बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा जानेंगे कि संतुलन की अवस्था क्या होती है और यहाँ से किस तरीके के प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और गुरुत्व केंद्र के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने पीसा की झुकी हुई मीनार के बारे में पढ़ा होगा, वहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वो पीसा की मीनार झुकी हुई है और झुकी होने के बावजूद वो इतने समय से क्यों खड़ी है, मतलब वो गिरती क्यों नहीं है। तो उसका कारण क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उत्तोलक। उत्तोलक एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर करके हमें बहुत सारी किताबों में नहीं मिलता है और यहाँ से भी आयोग ने कई बार प्रश्न पूछा है। लीवर जो होते हैं, उत्तोलक होते हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं, करीबन आपके 6 से 7 टॉपिक हैं जिनको आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्लास में बने रहिएगा क्योंकि जितनी भी क्लास मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सारी की सारी एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेज हैं। और एक बार अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आपको दोबारा से साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस साइंस से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी, लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर लोग फ्री में पढ़ा देंगे तो फिर पेड कोर्स कौन लेगा। तो मेरी जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, ज़्यादातर प्लेलिस्ट में मैंने चीज़ों को बिल्कुल कंप्लीट किया है, कॉन्सेप्ट के साथ में कंप्लीट किया है। ये नहीं कि आपको 4 क्वेश्चन दे दिए, 10 क्वेश्चन दे दिए। तो इस तरह क्वेश्चन यूट्यूब पर बहुत सारी हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी आपको, जहाँ पर कॉन्सेप्ट को न समझा करके केवल क्वेश्चंस के बारे में बात की गई है, क्योंकि कॉन्सेप्ट फ्री में कोई नहीं बताता। और अगर आपको ये ठीक लगता है तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, इसको फॉलो करने के बाद में आपको दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो भी क्वेश्चंस होंगे, जिन टॉपिक्स को मैं यहाँ से क्लियर करा दूंगा उसके बाद में, तो आप पेपर में जब भी उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी और आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान केंद्र के बारे में, सेंटर ऑफ मास के बारे में। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, किस तरीके से इसको परिभाषित करते हैं। देखिए, परिभाषा को समझना है, परिभाषा समझने के साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है वो एग्जाम्पल्स पे देना है, क्योंकि क्वेश्चंस जब बनते हैं, क्वेश्चंस का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, वो आपका एग्जाम्पल से सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं बताते चलूंगा आपको कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो चलिए समझते हैं द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा। द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा कहती है कि किसी वस्तु में वह बिंदु जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान क्या रहता है, केंद्रित रहता है, और इसी पार्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिस पर किसी भी वस्तु का पूरा जो द्रव्यमान है वो केंद्रित रहता है। वस्तु पर लगने वाले सभी बाहरी बलों को इस बिंदु पर लगाने पर जो भी वस्तु होगी या निकाय होगा, कोई सिस्टम होगा, पिंड होगा, उसकी गति कैसी रहती है, अपरिवर्तित रहती है। उसकी गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको और थोड़ा सा मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूं। मान करके चलिए, ये कोई जो है निकाय है, ये कोई पिंड है, ये कोई वस्तु है। ये वस्तु बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होगी, बहुत सारे छोटे छोटे बल जो है इस पर कार्य कर रहे होंगे। तो जैसे मान कर चलिए, इस पर बहुत सारी जो छोटे छोटे कण हैं जिनकी वजह से मिल करके इस वस्तु का निर्माण हुआ है। और ये जो वस्तु है, इस वस्तु पर जितने भी कण हैं, इन कणों पर कोई बल कार्य कर रहा है, फोर्स कार्य कर रहा है। और ये सभी बल कैसे हैं, संतुलित हैं। ठीक है, ये सभी बल कैसे हैं, संतुलित हैं। तो ये तो हो गए अलग अलग कण जिन पर कोई अलग अलग फोर्स काम कर रहा है। अब इसका कोई एक ऐसा केंद्र होगा, इसका कोई ऐसा सेंटर होगा। उस सेंटर पर अगर इन सभी बलों को लगा दिया जाए, ये सभी बल अगर इस बिंदु पर कार्य करने लगे, इस बिंदु पर ये सारे बल लगा दिए जाएं, तो उन बलों को लगाने के बाद भी ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये पूरी की पूरी जो वस्तु है, इसकी गति बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगी, इसकी स्थिति बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगी। क्योंकि ये सारे के सारे जो बल हैं जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे बल कैसे हैं, संतुलित बल है। ठीक है, इसको अभी और हम समझाएंगे एग्जाम्पल की सहायता से नीचे, क्योंकि ये भी ये इसकी डेफिनेशन है। क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो जल्दी समझ जाते हैं चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने साइंस पहले पढ़ा होता है और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी नहीं है। लेकिन जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता उनको थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल्स की सहायता से सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर
इसको और देखते हैं कि कोई पिंड है, जैसे हम अभी सिस्टम की बात कर रहे थे या किसी वस्तु की बात कर रहे थे, कोई वस्तु है। ये इतना डिटेल में मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको प्रश्नों को हल करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स आपको बढ़िया तरीका से समझ में आने लगेगा, तो रटना नहीं पड़ेगा चीज़ों को, कहने का मतलब है। तो कोई पिंड है, जैसे हम बात कर रहे थे, पिंड जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर आप वस्तु समझ सकते हैं, उसको कोई निकाय समझ सकते हैं, सिस्टम समझ सकते हैं। तो कोई पिंड है या कोई वस्तु है, वो एन कणों से मिलकर के बना है। एन कण मतलब कोई कणों की संख्या है कि इतने सारे कणों से मिलकर के कोई पिंड बना है, कोई सिस्टम बना है। जिन कणों से मिलकर के ये पिंड बन रहा है या वस्तु बन रही है, जाहिर सी बात है उन कणों का अपना एक द्रव्यमान होगा, अपना एक मास होगा। तो एन कणों से मिलकर के कोई पिंड बना है, उनके द्रव्यमान है, मान के चलिए पहले कण का m1, दूसरे कण का m2, m3, ऐसे ही हमारे कणों की संख्या n है, तो nवें कण का जो द्रव्यमान है वो mn है। अब इनके होंगे स्थिति सदिश। स्थिति सदिश है इनके R1, R2, R3, Rn। तो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या होगा, इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, तो इसको दिखाएंगे। ये द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है, इसके नीचे Cm लिख रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास लिख रहा है। तो ये द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है। तो स्थिति सदिश किसके बराबर होगा कि जितने भी कण हैं जिनकी मदद से वह वस्तु बनी है, तो उनके अलग अलग द्रव्यमान है, उनके द्रव्यमान और द्रव्यमानों का जो स्थिति सदिश है R1, इनका गुणनफल, और इन सभी को जोड़ देंगे और नीचे उसको जो टोटल द्रव्यमान होगा सभी कणों का, उससे उसको भाग दे देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश मिल जाएगा। ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है, ये आपको याद नहीं करना है। याद क्या करना है आपको, वो नीचे आ जाइए। यहाँ पर कुछ वस्तुओं के नाम आपको दे रखे हैं और उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे है, ये आप समझ गए तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे मैं सबसे पहले बताता हूँ, जैसे मान करके चलिए ये कोई वर्गाकार वस्तु है। ठीक है, ये कोई वर्गाकार वस्तु है। अब ये काफ़ी सारे कणों से मिलकर के बनी होगी और हर कण का अपना एक द्रव्यमान होगा। तो हर कण का अपना द्रव्यमान होगा, तो इस पूरी वस्तु का भी अपना एक द्रव्यमान होगा। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो जो वर्गाकार वस्तु होती है उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, उसके विकर्णों के गुणनफल, विकर्ण जो होते हैं उसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट जो होता है वो जो है इसका क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे किसी वर्गाकार वस्तु की, जब भी हम बात करेंगे किसी आयताकार वस्तु की, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो उसके विकर्णों के प्रतिच्छेदी बिंदु पर होगा, जहां पर उसके विकर्ण एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो पॉइंट पर जो है उसका क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा। द्रव्यमान केंद्र मतलब इस वस्तु का पूरा जो द्रव्यमान है, वजन है, वो इस बिंदु पर जो है केंद्रित रहेगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। तो ऐसे ही अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र अलग अलग हो सकते हैं। जैसे किसी खोखले गोले की बात करें, खोखले गोले की बात करें तो गोले का जो केंद्र होगा वहां पर इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। ठोस गोले का द्रव्यमान केंद्र होगा, वो जो है कहाँ पे होगा, वो भी उस ठोस गोले के केंद्र पे होगा। कोई वृत्ताकार वलय है, वृत्ताकार वलय है, इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, बिल्कुल इसके सेंटर पर होगा। ऐसे ही कोई समतल पटल है, जैसे अभी मैंने आपको वर्ग का एग्जाम्पल दिया था, तो कोई वर्गाकार वस्तु है या कोई आयताकार वस्तु है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है, इनके जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, विकर्णों के कटान बिंदु पर, कटान बिंदु ये रहा, कटान बिंदु ये रहा, तो यहाँ पर जो है इनका क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा। ऐसे ही त्रिभुजाकार समतल पटल की बात करें तो इसकी, जब त्रिभुज है, त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होगा वहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, ऐसे ही घन घनाभ की बात करें तो घन घनाभ में भी जो है विकर्ण होते हैं, तो विकर्णों का जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा होगा, जहां पर वे एक दूसरे को काट रहे होंगे, वो पार्टिकुलर पॉइंट जो होगा वो इसका क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा। तो ठीक है, तो ऐसे ही आप इन चीज़ों को यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर याद रखने की चीज़ें क्या हैं कि जो द्रव्यमान केंद्र होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, वो किस पर निर्भर करता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, अलग अलग वस्तुएं जो होंगी तो उनका द्रव्यमान केंद्र अलग अलग जगह पर रहता है। तो यानी ये किस पर निर्भर करता है, ये आकार पर, आकृति पर निर्भर करता है, इसके साथ साथ द्रव्यमान का वितरण किस तरीके से है उस पर निर्भर करता है। एक एग्जाम्पल देख के मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये कोई छड़ है, ठीक है, ये क्या है, कोई रॉड है साहब, ये लोहे की रॉड है। इसमें आप एक धागा बांधिए, ठीक है, इसमें आप एक धागा बांध दीजिए। मैंने धागा यहाँ पे बांध दिया और धागे से पकड़ करके मैं इस रॉड को उठा रहा हूँ। तो जिस पॉइंट पर मैंने धागा बांधा है और उस पॉइंट पर धागा बांध करके मैं उस छड़ को ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ, अगर इसके दोनों सिरे बैलेंस हैं, बिल्कुल बैलेंस है,
तो मान करके चलिए जिस बिंदु पर इसके दोनों सिरे बैलेंस होंगे, कोई भी सिरा ऊपर नीचे नहीं होगा, तो वो पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। इसका क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा। तो आपको यहाँ से ये चीज पता होनी चाहिए कि मैं अगर इस धागे को किसी एक सिरे के पास में बांध दूंगा, और ये जो पूरी छड़ है, इस छड़ की लंबाई मोटाई सब जगह पर कैसी है, समान है। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं लंबाई और जो चौड़ाई है इसकी बिल्कुल समान है। तो किसी एक सिरे की तरफ नजदीकी रूप से अगर मैं किसी धागे को बांध दूंगा तो ये बैलेंस नहीं होगी। मतलब एक सिरा दूसरा वाला सिरा, यानी खास करके ये वाला सिरा ये नीचे चला जाएगा, ये वाला सिरा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो उसका द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ पे है, बीच में होगा, यहाँ पे होगा। और इस बीच वाली, इस छड़ के बीच वाले पॉइंट पर अगर मैं जो है किसी रस्सी को बांध देता हूँ और फिर इसको उठाता हूँ, तो दोनों सिरे जो है इसके बैलेंस रहेंगे। तो जहां पर सिरे बैलेंस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहीं पर है, क्योंकि पूरा का पूरा द्रव्यमान जो है इस छड़ का वो इसी बिंदु पर जो है इसी बिंदु पर जो है केंद्रित है। ठीक है, तो यहाँ से द्रव्यमान केंद्र समझ गए। और ये चीज़ मैंने क्यों समझाई, क्योंकि अभी हम पहली लाइन पर ही चल रहे हैं, यहीं पर चल रहे हैं। हमने बात किया कि द्रव्यमान केंद्र वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, आकृति पर निर्भर करता है, द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है। तो मैंने छड़ वाला एग्जाम इसी चीज़ को समझाने के लिए दिया, द्रव्यमान का वितरण, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो छड़ है, इस छड़ की जो मोटाई है सब जगह पर समान है, सब जगह पर समान है, मतलब द्रव्यमान का वितरण समान है। तो इस वजह से इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये बीच में होगा, बिल्कुल बीच में से आप इसको उठाएंगे किसी धागे की सहायता से, दोनों सिरे बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल कहाँ पे, इसके मिड में है। अब यहीं पर क्या होता है, एक छड़ में ऐसी बनाता हूँ, छड़ का एक सिरा जो है सब मोटा है, ठीक है, छड़ का एक सिरा जो है वो मोटा है, एक सिरा पतला है, मतलब, और ये ठोस छड़ है। अब ये ठोस छड़ है, इसका एक सिरा मोटा है, एक सिरा पतला है, तो मान करके चलिए इस वाले हिस्से में वजन ज्यादा होगा, इस वाले हिस्से में वजन जो है वो कम होगा। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास जो रहेगा सर आपका, यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास जो यहाँ पे रहेगा ये बीच में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बीच में होगा तब भी आप देखेंगे इधर जो है द्रव्यमान ज्यादा रहेगा, इधर द्रव्यमान कम रहेगा, तो ये बैलेंस नहीं हो पाएंगे इसके दोनों सिरे। तो जब इसका वजन ज्यादा होगा, जब इसका वजन ज्यादा होगा तो जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो जिधर वजन, जिस सिरे पर वजन ज्यादा है उसकी तरफ होगा। तो मैं यहाँ पर एक अनुमान लगा के आप बता रहा हूँ कि इस छड़ का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा लगभग इस जगह पर रहेगा। जब लगभग इस जगह पर किसी चीज को बांध करके आप इसको उठाएंगे तो जो है दोनों सिरे यहाँ पर बैलेंस होंगे, क्योंकि द्रव्यमान का वितरण जो है वो बराबर तभी हो पाएगा। तो द्रव्यमान केंद्र निर्भर किस पर करता है, वो करता है वस्तु का आकार क्या है, वस्तु की आकृति क्या है, वस्तु का द्रव्यमान वितरण किस तरीके का है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं अगला पॉइंट, द्रव्यमान केंद्र मध्य बिंदु पर, द्रव्यमान केंद्र मध्य बिंदु पर। तो द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर निकाय के समस्त द्रव्यमानों के आघूर्णों का योग जो है वो शून्य होता है, यानी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र अगर उस वस्तु के बिल्कुल कहाँ पर है, मध्य बिंदु पर है, तो मध्य बिंदु पर होगा तो क्या होगा, उस द्रव्यमान केंद्र के परितः, परितः का मतलब उसके सब तरफ, चारों ओर, तो इस द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर जो है क्या होगा, जो जितने भी द्रव्यमान होंगे उनके जितने भी आघूर्ण होंगे उनका योग क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति जो है वो स्थानांतरीय गति में चेंज नहीं होती है, और सॉरी, द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति होती है वो स्थानांतरीय गति में जो है चेंज हो जाती है। लेकिन अगर गति किससे ही हो, रोटेशनल मोशन हो, घूर्णी गति हो, तो उसमें द्रव्यमान केंद्र की स्थिति जो है वो परिवर्तित नहीं होती है। तो यहाँ पर एक टर्म आ गया आपका घूर्णी गति, यानी रोटेशनल मोशन। तो इसके बारे में बात करते हैं, रोटेशनल मोशन क्या होता है। रोटेशनल मोशन एक ऐसी गति है, घूर्णन गति एक ऐसी गति है जिसमें कोई दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड मतलब कोई ठोस पिंड या कोई कण किसी स्थिर अक्ष के चारों ओर घूर्णन करता है, घूमता है, तो उसकी जो गति कहलाएगी वो घूर्णन गति कहलाएगी। और इसमें शर्त क्या है, इसकी जो कंडीशन है वो क्या है घूर्णन गति की, कि इसके सभी कण जो हैं, वस्तु के सभी कण जो हैं वो वृत्तीय पथ पर होने चाहिए। निश्चित समयांतराल में प्रत्येक कण का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कोणीय विस्थापन है, वो समान होना चाहिए। ये इसकी कुछ स्थितियां हैं। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं, इन पर ध्यान देना है कि जैसे आपके कमरे की छत में पंखा लटक रहा है, वो पंखा चल रहा है, तो पंखे की जो गति है वो किस तरह की गति कहलाएगी, वो गति कहलाएगी सर आपकी रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि परिभाषा देखिए, इसमें कोई दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड क्या हो गया, आपका पंखा हो गया, ठीक है, और ये किसी स्थिर अक्ष के परितः, अक्ष क्या हो गई इसकी, अक्ष इसकी हो गई जिस पर पंखा लटका हुआ है। तो इसी अक्ष के चारों ओर पंखे का जो, एक तरह से कह सकते हैं, पंखा जिस जिस रॉड की सहायता से या जिस क्लैंप की सहायता से
आपकी छत में लटका हुआ है, तो वो उसका एक्सिस हो गया। दृढ़पिंड यहाँ पर क्या है, हमारा पंखा है, तो पंखा जो है उस एक्सिस के चारों ओर घूर्णन करता है, तो उसकी जो गति है वो क्या है, घूर्णन गति। अब जाहिर सी बात है, ये पंखा है, ठीक है, ये जो है पंखा है आपका, ये पंखा गति करेगा तो इसकी इसके कणों का या इसके जो ब्लेड्स का मार्ग है जहां से ये गति करेगा वो कैसा होगा सर, वृत्तीय होगा। तो इसके सभी कण कैसे होंगे, वृत्तीय पथ पर होंगे, और निश्चित समयांतराल में इसका जो प्रत्येक कण है उसका कोणीय विस्थापन भी कोसा होगा, समान होगा। तो घूर्णन गति के उदाहरण आपको यहाँ से पता करने हैं। घूर्णन गति के उदाहरण क्या है, छत के पंखे की गति, आपसे पूछा जाए किसका उदाहरण है, घूर्णन गति का उदाहरण है। कुम्हार का जो चाक होता है वो भी एक एक्सिस पर जो है चारों ओर घूर्णन करता है, अक्ष के परितः घूर्णन करता है, तो वो भी घूर्णन गति है। पृथ्वी की गति जो है, पृथ्वी भी तो अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है, तो उसकी गति भी क्या है, एक प्रकार की रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन जो है द्विविमीय गति है, टू डायमेंशनल मोशन इसको कहते हैं। इसमें प्रत्येक कण का जो कोणीय विस्थापन है वो समान रहता है, और सभी कणों का जो कोणीय वेग है वो तो समान रहता है, लेकिन रेखीय वेग जो है वो अलग अलग रहता है, क्योंकि रेखीय वेग जो है वो घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद में बल आघूर्ण के बारे में बात करते हैं, टॉर्क के बारे में बात करते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है, किसी बल की वह प्रवृत्ति, किसी बल की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह एक निश्चित बिंदु के चारों ओर किसी वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है, बल आघूर्ण कहलाता है। या फिर इस परिभाषा को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि बल आघूर्ण जो होता है, टॉर्क जो होता है, वो वस्तु की घूर्णन गति में परिवर्तन लाने वाले बल की क्षमता को दर्शाता है। तो बलागुण किसके बराबर होता है, तो बलागुण बराबर होता है बल और किसी निश्चित बिंदु से क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। गणितीय रूप इसका है टाउ। ये जो साइन आपको नजर आ रहा है, ये चिन्ह जो नजर आ रहा है इस तरीके का, इसको बोलते हैं टाउ। ठीक है, टाउ बराबर एफ इंटू डी। और ये जो बलागुण है किस तरह की राशि है, ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, मात्रक इसका न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, अब यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देखिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं कि अगर बल की क्रिया रेखा की जो दूरी है, ठीक है, यानी जो डिस्टेंस है वो अगर ज्यादा होगी तो बलागुण ज्यादा रहेगा, दूरी का मान कम होगा, बलागुण कम लगेगा। ठीक है, तो दूरी के आधार पर ही बल आघूर्ण का मान जो है वो परिवर्तित होता रहता है। दूरी ज्यादा होगी बलागुण ज्यादा होगा, दूरी कम होगी बलागुण कम होगा। अब ये दूरी, किस दूरी की बात हो रही है वो एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। जैसे आपके घरों में दरवाजे लगे होते हैं, दरवाजे का जो हत्था होता है जिसकी सहायता से आप दरवाजे को खोलते और बंद करते हैं, तो जो हत्थे होते हैं वो कहाँ पे लगाए जाते हैं, कब्जों से दूर लगाए जाते हैं। कब्जे मतलब जैसे मान करके चलिए ये आपका गेट है, गेट में कोई दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजा ये लगा हुआ है, ठीक है। कब्जे क्या हैं, जिनसे दरवाजा जो है वो दीवार में संलग्न है, दीवार में जुड़ा हुआ, ये कब्जे हैं। इसका जो हत्था होगा, हैंडल जो होगा, वो कहाँ पे लगाया जाता है, जनरली जनरली कब्जों से काफी दूर लगाया जाता है। ठीक है, अब ये जितना दूर रहेगा हैंडल, दरवाजे का हैंडल जितना दूर रहेगा, दरवाजे को खोलने में उतनी ज्यादा आसानी होगी। अब इसी हैंडल को अब इसी हैंडल को कहाँ पे लगा दिया जाए, बिल्कुल कब्जों के पास यहाँ पे लगा, जहाँ पे दरवाजा दीवार से सटा हुआ है उसी जगह पर इसका हैंडल लगा दिया जाए, तो खोलने में आपको जो है इसको काफी कठिनाई होगी, गेट को खोलने में काफी मुश्किल होगी। तो दरवाजों में हत्थे कब्जों से दूर इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि बल की क्रिया रेखा की दूरी जो है, अभी ऊपर बताया था हमने, दूरी ज्यादा होगी, बल आघूर्ण ज्यादा होगा, बल आघूर्ण ज्यादा होगा, और दूरी कम होगी तो बल आघूर्ण कम होगा, जिसकी वजह से दरवाजे खोलने में दिक्कत होगी। ऐसे ही आटा पीसने की चक्की जो होती है, घरों में पुरानी चक्कियां होती हैं, उसमें जो हत्था होता है, ठीक है, हत्था होता है, जैसे ये चक्की है, ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे इसी तरीके से चक्की होती है घरों में, तो उसका ये सेंटर हो गया और इसका हत्था लग रहा होगा वो इस जगह पे लग रहा होगा। ठीक है, हत्था जो है वो इस जगह पे लग रहा होगा, बीच में नहीं लगाते हैं हत्थे को, बीच में लगाएंगे तो किस तरीके से घुमाएंगे उसको, क्योंकि वो दूरी ज्यादा रहेगी, दूरी ज्यादा रहेगी, बलागुण ज्यादा रहेगा, आटा पीसने की चक्की को चलाने में आसानी रहेगी। इसी तरीके से पेचकस जो होता है, पेचकस से अगर आप किसी नट को खोल रहे हैं या कस रहे हैं तो क्या होता है, पेचकस को आप जितना ऊपर से पकड़ेंगे, जितना ऊपर से पकड़ेंगे उतनी ही आसानी से आप पेंच को खोल पाएंगे या कस पाएंगे, क्योंकि जो
बल जहां पे लग रहा है उससे बल की क्रिया रेखा की दूरी जो है वो ज्यादा रहेगी। अब इसी पेचकस से आप बिल्कुल नीचे से पकड़ करके पेच को खोलने या बंद करने का प्रयास करके देखिएगा तो पेच को खोलने या बंद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक है, ऊपर से खोलेंगे, जितना ऊपर से खोलेंगे उतनी ही आसानी से पेचकस से पेच को खोला या कसा जा सकता है। तो ये किसके उदाहरण है सर? ये बल आघूर्ण के उदाहरण है। अब बल युग्म की बात करते हैं। किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले जो समानांतर बल होते हैं उन्हीं को बल युग्म कहते हैं। बल युग्म, युग्म का मतलब होता है सर जोड़ा। ठीक है, बलों का जोड़ा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मात्रक इसका भी न्यूटन मीटर होता है। तो बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वो किसके बराबर होता है? बल और समांतर बलों के बीच की दूरी। तो ये एक आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, मान करके चलिए। ठीक है, ये कोई जो है निकाय है, ठीक है, जो कि रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक बल इस पर इस दिशा में लग रहा है और एक बल इस पर इस दिशा में लग रहा है। मतलब दोनों बल जो हैं परिमाण में समान है लेकिन दोनों ही एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हैं। इसको आप किस तरीके से समझेंगे? जैसे ये पेच है, ये पेच ही मान लीजिए इसको आप, ये इसको आप कोई स्क्रू मान लीजिए। ठीक है, ये स्क्रू ही है, ये स्क्रू ही है। तो स्क्रू को आप घुमाएंगे तो एक सिरा ऐसे घूमेगा, नीचे वाला सिरा इस तरीके से घूमेगा, ऐसे तो घुमाएंगे उसको। तो एक बल यहाँ पे कार्य करेगा, एक बल यहाँ पे कार्य करेगा। दोनों ही बल कैसे होंगे? समान होंगे, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत होगी और दोनों बलों की क्रिया रेखा की जो दूरी होगी, ठीक है, दोनों बलों की क्रिया रेखा की दूरी होगी, उसको यहाँ पर डायग्राम में ए से रिप्रेजेंट किया गया। तो बल युग्म का आघूर्ण हम कैसे काउंट करेंगे? बल युग्म का आघूर्ण ऐसे काउंट करेंगे, बल और समांतर बलों के बीच की जो दूरी होगी। समांतर बल मतलब दोनों बल जो हैं एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर हैं। और इन दोनों बलों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ए है। तो ए का मल्टीप्लिकेशन जो है बल में हो जाएगा, बल युग्म का आघूर्ण निकल आएगा। तो जैसे पानी का नल है या टोंटी जो है, ठीक है, वो खोलना जो है ये बलयुग्म पर आधारित है। डब्बे का ढक्कन खोलना ये भी बलयुग्म पर आधारित है। घड़ी में चाबी भरना ये भी बलयुग्म का उदाहरण है। और गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमाना ये भी बलयुग्म का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे संतुलन की अवस्था के बारे में, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडीज। जब दो या अधिक परस्पर विरोधी वस्तुओं या बलों के होने पर भी स्थिरता रहे, यानी किसी पिंड पर जब जब दो या ज्यादा वस्तुएं हैं, ठीक है, और परस्पर कैसी हैं? विरोधी वस्तुएं हैं, या दो से ज्यादा बल हैं, तो दो से ज्यादा वस्तु या बल होने के बावजूद भी उस वस्तु में या बलों में क्या रहे? एक कांस्टेंट का, एक मतलब कह सकते हैं नियतता का भाव रहे, स्थिरता रहे, तो उसे क्या बोलेंगे? हम संतुलन की अवस्था करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि जो दोनों वस्तुओं की बात हो रही है या दोनों बलों की बात हो रही है, उसमें जो गति हो रही होगी वो ना तो रेखीय गति होगी ना ही घूर्णन गति होगी। ठीक है, तो घूर्णन गति और रेखीय गति को यहाँ पर जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। संतुलन की अवस्था के बारे में हम बात करें, संतुलन की स्थिति क्या होनी चाहिए? मतलब कैसे कहेंगे कि बल हैं या कोई भी वस्तु है वो संतुलन की अवस्था में है? कोई भी बल जो है दो या दो से ज़्यादा बल हैं या दो या दो से ज़्यादा वस्तुएं हैं, तो वो संतुलन की अवस्था में कब कही जाएंगी? तो उसके लिए हम देखेंगे संतुलन अवस्था की स्थितियों के बारे में। तो कोई भी बल या वस्तु संतुलन की अवस्था में तब होगी जब उस पर कार्य करने वाले सभी बलों का जो सदिश योग होगा वो शून्य होगा। सदिश योग जो होगा वो कैसा होगा? शून्य होगा। और सभी बल आघूर्णों का जो एल्जेब्रिक एडिशन होगा, बीजगणितीय योग जो होगा वो भी शून्य होगा। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस संतुलन में आपको क्या याद रखना है? ये तीन चीजें याद रखनी है। ठीक है, प्रश्न बनेगा तो यहां से बनेगा, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। बेशक आपको परिभाषा याद हो ना हो उससे मतलब नहीं है, एग्जाम्पल्स पर ध्यान रखना है। संतुलन को मुख्य रूप से तीन भागों में हम बांटते हैं। एक स्थायी संतुलन होता है, एक अस्थायी संतुलन होता है, तीसरा उदासीन संतुलन होता है। स्थायी, अस्थायी और उदासीन संतुलन। स्थायी संतुलन का मतलब क्या है? कि वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र है वो अधिक से अधिक नीचा होना चाहिए और उसका जो आधार है वो चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, स्थायी संतुलन में क्या होता है? वस्तु का गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ज्यादा से ज्यादा नीचे होना चाहिए, आधार उसका कैसा होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए। और इसके उदाहरण जैसे हम देखेंगे, पहलवान द्वारा अर्ध बैठक बनाना। ठीक है, यानी बैठने और खड़े होने के बीच की जो सिचुएशन होती है, अवस्था होती है, वो अर्ध बैठक होती है। तो पहलवान जब अर्ध बैठक बनाता है तो उससे क्या होता है? उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो नीचे चला जाता है, आधार उसका क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है, और इसी वजह से वह बैलेंस में बना रहता है। तो इस कंडीशन को हम स्थायी संतुलन की कंडीशन बोलेंगे।
पतले व्यक्ति की अपेक्षा भारी व्यक्ति को हिलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पतला व्यक्ति है, उसको आप हिलाएंगे बहुत जल्दी से वो हिल जाएगा। भारी व्यक्ति को आप हिलाने की कोशिश करेंगे तो वो मूव नहीं होगा अपनी जगह से। मूव क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका आधार चौड़ा है, मतलब वजन ज़्यादा है, गुरुत्व केंद्र उसका नीचे है। वजन ज़्यादा होगा, गुरुत्व केंद्र नीचे होगा, तो पतले व्यक्ति की अपेक्षा भारी व्यक्ति को हिलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खेल मुद्रा बनाना, जो स्टांस बनाया जाता है, उसमें भी यही एग्जाम्पल चलता है। इसके अलावा पानी का जहाज जो है वो स्थिरता के साथ समुद्र में खड़ा रहता है, चल नहीं रहा है, मतलब वो समुद्र में खड़ा है एक जगह पर। तो वो खड़ा क्यों रह पाता है? क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? नीचे होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे होती है। और इस कंडीशन में, क्योंकि हम स्थायी संतुलन की बात कर रहे हैं, स्थायी संतुलन में जो स्टैटिक एनर्जी होती है वो न्यूनतम होती है, ये भी आप याद रखेंगे। स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो कैसी होगी? न्यूनतम होगी। अब अस्थायी संतुलन की बात करते हैं। अस्थायी संतुलन में अगर हम बात करेंगे तो वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा अगर विस्थापित कर दिया जाए और विस्थापित करने के बाद में वस्तु अगर फिर दोबारा से अपने आप में जो पुरानी वाली अवस्था थी उसमें न आ पाए तो उसको बोलेंगे हम अस्थायी संतुलन। उसको बोलेंगे अस्थायी संतुलन। देखिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है यहाँ पर। इसको मैं आपको जब समझाऊंगा तो ये तीनों के तीनों संतुलन आपके जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे हमने स्थायी संतुलन के बारे में सबसे पहले बात करी थी। स्थायी संतुलन में हमने क्या बोला था कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो है वो नीचे होना चाहिए, ठीक है, अधिक से अधिक नीचे होना चाहिए, चौड़ा उसका आधार होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे स्थायी संतुलन, ये कोई ऐसा पात्र है जो इस आकार का है, इसमें कोई बॉल नुमा आकृति पड़ी हुई है। अब इसको मैं यहाँ से बल लगाते हुए इधर की तरफ इसको थोड़ा सा हिलाता हूँ, तो इसको हिलाता हूँ तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विस्थापित होगी। लेकिन जैसे ही ये अपनी पुरानी अवस्था में आएगी तो बॉल जो जहाँ पर आपको नजर आ रही है ये वहीं पर आ जाएगी, मतलब इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बैलेंस की अवस्था में कहलाएगी, स्थायी संतुलन की अवस्था में कहलाएगी। अस्थायी संतुलन को जैसे हम देखेंगे तो हमने इसकी परिभाषा में पढ़ा कि वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था से अगर थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए फिर छोड़ दिया जाए तो वह पुनः संतुलन की अवस्था में नहीं आ पाएगी। तो जैसे ये इस तरह की आकृति है, ठीक है, इस पर ऊपर कोई बॉल रखी हुई है। अब इसको मैं थोड़ा सा भी मूव करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा भी अगर यहाँ से हिलाता हूँ, इसको थोड़ा सा भी यहाँ से हिलाता हूँ तो ये बॉल जो है इससे नीचे गिर जाएगी। गिर जाएगी नहीं गिर जाएगी, और गिरने के बाद में ये फिर दोबारा से अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आएगी। तो ये अस्थायी संतुलन हो गया। और तीसरा उदासीन संतुलन। उदासीन संतुलन क्या कहता है कि वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से विस्थापित करके छोड़ने पर वह फिर दोबारा से पूर्व अवस्था में न आकर नई अवस्था में ही संतुलित हो जाती है, तो वो उदासीन संतुलन होगा। अब ये यहाँ पर कोई पात्र नहीं है, सिर्फ एक बॉल है। इस बॉल को मैं थोड़ा सा यहाँ से बल लगाता हूँ, इस बॉल पर थोड़ा सा बल लगाता हूँ तो ये लुढ़कती हुई जाएगी। तो अपनी पूर्व अवस्था में तो आएगी नहीं, बिल्कुल चांस ही नहीं है कि अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, लेकिन ये जहां पर भी जाएगी तो एक नई अवस्था बना लेगी और वहीं पर संतुलित हो जाएगी। नई अवस्था बना करके संतुलित होने का मतलब क्या है? बॉल कोई फर्श पर पड़ी हुई है, बॉल में आपने हल्का सा बल लगाया तो बॉल सरकती हुई दूसरी जगह पर पहुंच जाएगी, ठीक है, दूसरी जगह पर पहुंच जाएगी और फिर वहीं पर जो है एक एक स्थान ऐसा आएगा जहां पर जाके बॉल रुक जाएगी और वहीं पर क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। ऐसी नहीं है कि वो चारों तरफ घूमती रहे, मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वो बॉल रुकेगी और रुक करके फिर वो उसी अवस्था में वहां पर जो है बनी रहेगी, ठीक है। तो ये स्थायी, अस्थायी और उदासीन संतुलन थे। अब इसके बाद में आता है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? यह वह बिंदु होता है जहां पर किसी भी पिंड का संपूर्ण भार केंद्रित होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी सेंटर ऑफ मास के बारे में, द्रव्यमान केंद्र के बारे में, और अभी हम किस पर चर्चा कर रहे हैं? गुरुत्व केंद्र के बारे में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। दोनों में अंतर क्या है? जब हम द्रव्यमान केंद्र की बात करते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि वह बिंदु जहां पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है उसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। गुरुत्व केंद्र के संबंध में हम कहते हैं कि वह बिंदु जहां पर पिंड का संपूर्ण भार केंद्रित होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। अब द्रव्यमान और भार सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन द्रव्यमान और भार में मूल अंतर क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में पिछली क्लासेस में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, ठीक है। तो जहां पर भार की बात की जाए तो वहां पर गुरुत्व केंद्र, और जहां द्रव्यमान की बात की जाए वहां पर जो है सेंटर ऑफ मास। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। यदि कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर होती है या केंद्र पर रखी होती है तो याद रखेंगे केंद्र पर जो वस्तु का भार होता है सर वो शून्य होता है। भार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर रखी हुई है तो उसका भार क्या होगा? शून्य होगा। वस्तु यदि विरामावस्था में है, वस्तु यदि विरामावस्था में है
तो गुरुत्व केंद्र की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जो जी है या गुरुत्वीय त्वरण है या गुरुत्व की जब बात हम करते हैं, तो वो जब वस्तु एक ही स्थान पर विरामावस्था में है तो वहां पे काम नहीं करता। यानी जी कब काम करता है, जब हम वस्तु को उसकी स्थिति से ऊपर या नीचे की ओर विस्थापित करते हैं, ऊपर या नीचे ले जाते हैं, तब जाकर के जी जो है या गुरुत्वाकर्षण जो है वो काम करता है। तो वस्तु विरामावस्था में है तो गुरुत्व केंद्र की स्थिति, ठीक है, गुरुत्व केंद्र का जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, तो वो कहीं पर भी उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये भी याद रखना है कि आकार और स्वरूप में परिवर्तन के साथ में, वस्तु के या पिंड के आकार या स्वरूप में परिवर्तन के साथ ही गुरुत्व केंद्र भी बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आयोग ने प्रश्न पूछा है, पीसा की मीनार वाला जो एग्जाम्पल है वो गुरुत्व केंद्र से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको पता है जो पीसा की मीनार है, इटली की जो मीनार है, वो झुकी हुई है, झुकी होने के बावजूद भी वो गिरती नहीं है और वर्षों से इसी स्थिति में जो है वो बनी हुई है। तो उसका कारण क्या है, वो गुरुत्व केंद्र का ही, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ही एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर कुछ वस्तुओं के नाम दे रखे हैं और उनके गुरुत्व केंद्र की स्थिति जो है उसके सामने दे रखी है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। समान छड़ है, तो छड़ का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो छड़ के अक्ष का मध्य बिंदु होगा, जिस प्रकार से मैंने आपको द्रव्यमान केंद्र में भी बताया था। त्रिभुजाकार अगर कोई ठोस है तो उसकी माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। वर्गाकार या आयताकार कोई ठोस है तो विकर्णों के कटान बिंदु पर होगा, ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछली टॉपिक में क्लियर किया था। शंक्वाकार ठोस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, गुरुत्व केंद्र होगा, वो शंकु के अक्ष पर 1/4 की ऊंचाई की दूरी पर होगा। खोखला शंकु जो है, खोखले शंकु की बात की जाए तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे होगा, ये शंकु के अक्ष पर आधार से 1/3 ऊंचाई की दूरी पर होगा। और ठोस गोले का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो गोले का केंद्र होगा। ठीक है, एग्जाम्पल को आपको थोड़ा सा देखना है और इन्हीं एग्जाम्पल से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि पीसा की मीनार जो है वो तिरछी होकर भी नहीं गिरती है, क्या कारण है इसका। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसका आधार क्षेत्रफल जो है, पीसा की मीनार का जो नीचे वाला पोर्शन है, आधार का क्षेत्रफल जो है वो बड़ा है। और मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली भार की जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, इसके आधार से ही गुजरती है। इस वजह से मीनार का जो बैलेंस है वो वर्षों से इसी तरह से बना हुआ है, इसी वजह से वो गिरती नहीं है। दुमंजिली बसों में नीचे वाली मंजिल ऊपर वाली मंजिल की अपेक्षा थोड़ा सा भारी बनाया जाता है उसको, इस वजह से वो बैलेंस होकर के सड़क पर चलती है। खिलौनों की जो पैंदी होती है उसके आधार में शीशा भर दिया जाता है और उसको भारी बनाया जाता है, ठीक है, गुरुत्व केंद्र को बैलेंस करने के लिए। पीठ पर बोझा लादने वाले मजदूर की बात करें या पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोगों की बात करें तो वो जब चढ़ते हैं ऊंचाई पर तो आगे की ओर थोड़ा सा झुककर चलते हैं, क्योंकि वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो संतुलन है वो बना रहता है। लोहे से लदे ट्रक का संतुलन घास या रुई से लदे ट्रक की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होता है, क्योंकि वजन होता है, आधार में थोड़ा सा भार हो जाता है, भार की मात्रा में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, इस वजह से उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो संतुलित रहता है। ठीक है, इसके बाद में जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी बात करते हैं। ये होता क्या है, घूर्णन गति में, रोटेशनल मोशन में वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के सापेक्ष अपनी घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इनर्शिया, और इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जहां पर एम का मतलब है वस्तु का द्रव्यमान, आर का मतलब है घूर्णन अक्ष से, यानी जो रोटेशनल एक्सिस है उससे जो है उसकी लंबवत दूरी। मात्रक क्या होता है जड़त्व आघूर्ण का, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और विमा इसकी ml/2 होती है। ठीक है, अब याद करने की चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। देखिए, रेखीय गति में अगर बात की जाए, लीनियर वेलोसिटी की बात की जाए, रेखीय गति में द्रव्यमान वही भूमिका निभाता है जो घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण। यानी घूर्णन गति में जब जड़त्व आघूर्ण की बात हम करते हैं तो जो जड़त्व आघूर्ण की स्थिति घूर्णन गति में है वही स्थिति द्रव्यमान की कहाँ पे है, रेखीय गति में होती है। और इसके एग्जाम्पल हैं कि रस्सी पर करतब दिखाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, खेल दिखाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, संतुलन के लिए क्या करते हैं, लंबी रॉड का प्रयोग करते हैं, लंबी रॉड का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग खेल दिखाते हैं, दो पोल पर एक रस्सी बांधकर उस पर चलते हैं, तो खुद को बैलेंस करने के लिए वो अपने हाथ में एक लंबा पोल ले लेते हैं, लाठी ले लेते हैं, रॉड ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपना संतुलन स्थापित करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, कोणीय संवेग की बात करते हैं। किसी घूर्णन करते हुए पिंड के रेखीय संवेग का जो आघूर्ण होता है उसको क्या कहते हैं, हम कोणीय संवेग कहते हैं। कोणीय संवेग का जो एसआई यूनिट है वो जूल सेकंड है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और आपको जो याद रखना है कोणीय संवेग में जहां से प्रश्न बनेगा वो बनेगा कोणीय संवेग संरक्षण के
सिद्धांत से, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न यहीं से बना है और यहीं से बनता चला आया है। तो कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इसको समझिए। यदि कोई पिंड है और पिंड पर बाहरी बल आघूर्ण जो है वो शून्य हो, तो उसका कोणीय संवेग अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे जैसे हम जड़त्व आघूर्ण में वृद्धि करते हैं, आई में वृद्धि करते हैं, तो घूर्णन की दर या घूमने की दर जो होती है या कोणीय वेग जो होता है वो कम हो जाता है। और आई में अगर कमी होती है, जड़त्व आघूर्ण में अगर कमी होती है, तो घूमने की दर में वृद्धि हो जाती है। इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे कोई नर्तक है, कोई नाचने वाला व्यक्ति है, ठीक है, और वो नाच रहा है, तो वो अपने जैसे दोनों पैरों को सटा करके, जैसे आपने देखा कि बहुत सारे टीवी पर भी आप शो वगैरह देखते होंगे, तो वहां पर एक नर्तक है, वो अपने बिल्कुल खुद को बैलेंस करते हुए सीधे रूप में घूमने लग जाता है। तो अगर उसके हाथ फैले हुए होंगे, अगर वो अपने हाथों को फैला करके अपर अपने ही चारों ओर एकदम तेजी तेजी से घूमने का प्रयास करेगा, तो वो तेजी से नहीं घूम पाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथों को बिल्कुल सिकोड़ लेता है या सीने से लगा लेगा ऐसे करके हाथों को, तो उसकी जो रोटेशन की कह सकते हैं गति है, वो बढ़ जाएगी अपने आप। यही एक एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं, कोई तैराक है, तैरने वाला व्यक्ति ऊंचाई से जब जल में वो कूदता है, तो वो सीधा नहीं कूदता कि ऐसे ही मुंह उठाया और कूद गया ऊपर, तो सीधे कूदने के बजाय वो क्या करता है, शरीर को हवा में मोड़ते हुए कूदता है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मैं नर्तकी की बात कर रहा था, सर्कस के कलाकारों की बात कर रहा था। ये जब कलाबाजी दिखाते हैं तो उस टाइम पर अपनी भुजा और पैरों को इससे कोड़ लेते हैं। ऐसे ही कोणीय संवेग संरक्षित रखने के लिए ही हेलीकॉप्टर में जो है दो पंख लगाए जाते हैं, और इनका काम यही है, कोणीय संवेग को जो है संरक्षित रखना। ठीक है, तो ये कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत हैं जिनसे कि अक्सर करके प्रश्न परीक्षाओं में बनते रहे हैं। अब आते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है उत्तोलक। उत्तोलक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? उत्तोलक को अंग्रेजी में कहा जाता है लीवर। तो इसको अगर सरल भाषा में हम समझने का प्रयास करें कि उत्तोलक क्या होता है, तो उत्तोलक को आप एक सरल मशीन कह सकते हैं। उत्तोलक को आप क्या कह सकते हैं? एक सरल मशीन कह सकते हैं। वह सरल मशीन जो किसी भारी बोझ को कम बल लगाकर भी उठा सकती है, आपका काम आसान कर सकती है, वो क्या है? उत्तोलक है। तो इसको अगर हम परिभाषा के तौर पर देखें, तो हम बोलेंगे कि कोई सीधी या मुड़ी हुई छड़ जो किसी स्थिर बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे उत्तोलक कहते हैं। आगे की चीजों को समझने से पहले इस डायग्राम को देखिए, यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये डायग्राम आपके पास बना हुआ है। उत्तोलक को जब हमें समझना है तो हमको मुख्य रूप से तीन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि आयास क्या होता है, आयास क्या होता है, आलंब क्या होता है, और भार क्या होता है। ये तीन टर्म्स आप समझ गए, आपकी समझ में उत्तोलक आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस डायग्राम को आप देखेंगे। ये जो बीच में आपको यहाँ पर ये पॉइंट नजर आ रहा है, जिसको मैंने एफ से डिनोट किया है। एफ का मतलब है फलक्रम, मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे हम आलंब। ठीक है, और जो परिभाषा कह रही है कि कोई सीधी या मुड़ी हुई छड़, स्टार्टिंग में देखिए, कोई सीधी या मुड़ी हुई छड़ जो किसी स्थिर बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उत्तोलक कहलाती है। तो जो स्थिर बिंदु की बात परिभाषा में की जा रही है, वही स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? आपका आलंब कहलाता है, यानी फलक्रम कहलाता है। और इस आलंब के चारों ओर उत्तोलक जो होता है, वो स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकता है? घूम सकता है। अब जब भी आप कोई काम करते हैं, अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि उत्तोलक की जो श्रेणियां हैं, प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक या तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से उपकरण आते हैं, उससे आपको और भी चीजें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। तो आलंब आपको समझ में आया। आलंब का मतलब क्या है? एक ऐसा बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। अब जो दूसरा टर्म है आपका, वो है आयास। आयास का मतलब होता है एफर्ट, यानी जब भी हमें किसी उत्तोलक की सहायता से, किसी मशीन की सहायता से कोई भारी बोझ उठाना है, तो आपको कहीं ना कहीं बल आरोपित करना पड़ेगा उस वजन को उठाने के लिए, उस भार को उठाने के लिए। तो जहां पर जो है बल आरोपित किया जाता है, उस बल को ही हम बोलते हैं आयास। ठीक है, और जहां पर बल लगा करके और उस बल की सहायता से आप जिस भारी वस्तु को उठा रहे हैं, वो क्या है? आपका भार है। ठीक है, लोड है। तो ये तीन टर्म्स थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आलंब, आलंब के चारों ओर उत्तोलक स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है। भार का मतलब है जिस वस्तु को उठाया जा रहा है, और आयास का मतलब है जहां पर आप बल लगा रहे हैं। ठीक है, ये तीन चीज क्लियर हुई। इसके बाद में आप देखिए, ये एफ है, एफ का मतलब आलंब है, और एफ से लेकर के जो ए वाला पॉइंट है,
ये डिस्टेंस जो होती है ये आयास भुजा कहलाती है, क्योंकि इधर क्या लगा रहे हैं आप, इस साइड में क्या लगा रहे हैं आप, बल लगा रहे हैं, आयास लगा रहे हैं, ठीक है। और इस आलंब से इधर राइट साइड में देखेंगे बी वाले पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये भार भुजा कहलाती है, क्योंकि इधर से क्या उठ रहा है आपका, जो भी वजन या जिस वस्तु को उठा रहे हैं आप वो इस साइड से उठाई जा रही है, तो ये भार भुजा हो गई और ये आयास भुजा हो गई, ठीक है। तो ये इसका एक डायग्राम है। अब इसका अनुप्रयोग किस तरीके से होगा वो नीचे हम देखेंगे। तो आपको उत्तोलक समझ में आया कि उत्तोलक की परिभाषा क्या होती है। उत्तोलक जनरली क्या होता है, सरल मशीन होता है जिसकी सहायता से हम आसानी से भारी बोझ को कम बल लगा करके उठा सकते हैं। अब इसके सिद्धांत पर बात करते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है। ये जो उत्तोलक वाला टॉपिक है यहाँ से भी आयोग ने प्रश्न पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल देखते हैं लीवर का, उत्तोलक का सिद्धांत क्या है। उत्तोलक जो है वो किस पर कार्य करता है, आघूर्णों के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक आघूर्णों के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इस डायग्राम से एक चीज देखिएगा, जब संतुलन की अवस्था हो, संतुलन की अवस्था हो तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, जो एफ है यानी आपका जो यहाँ पर आलम्ब है, इस एफ के चारों ओर पी यानी आयास, डब्ल्यू यानी लोड, इनके जो आघूर्ण होंगे वो बराबर होंगे। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, यानी यहाँ से देखिए ये आपका पी आयास है, तो आयास जितना होगा और आयास भुजा की लंबाई जितनी होगी उसका गुणनफल किसके बराबर होगा, जो भार है और भार भुजा की लंबाई है उसके गुणनफल के बराबर। यानी आयास और आयास भुजा का गुणनफल, भार और भार भुजा का गुणनफल दोनों संतुलन की अवस्था में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये उत्तोलक का प्रिंसिपल है। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है, उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भार और आयास के अनुपात के बराबर होता है। उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है अगर आपसे पूछे तो किसके बराबर होता है, भार और आयास के अनुपात के बराबर होता है। अब आपके लिए याद रखने की जो चीज है, जहां से प्रश्न आपके लिए बनेगा वो चीजें यहां से स्टार्ट होती हैं आपकी, टाइप्स ऑफ लीवर। उत्तोलक के प्रकार कितने होते हैं, उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक यानी फर्स्ट क्लास के जो लीवर होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक यानी सेकंड क्लास के लीवर, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक यानी थर्ड क्लास के लीवर। इनमें फर्क क्या है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में अंतर क्या होता है वो यहाँ पर देखिए। और इनके जो डिफरेंसेस हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास के जो लीवर हैं इनके जो डिफरेंसेस हैं, और इसके साथ साथ इनके अंतर्गत कौन कौन से उपकरण या मशीनें आते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि मान करके चलिए कोई कैंची है तो ये किस श्रेणी का उत्तोलक है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कोई नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है वो किस प्रकार का उत्तोलक है, या हल जिसको किसान यूज करते हैं, या चिमटा जो आपके घरों में यूज होता है, या मनुष्य का हाथ ही ले लिया जाए तो ये किस प्रकार का उत्तोलक है, किस प्रकार के लीवर की कैटेगरी में आएगा। इस तरीके से प्रश्न जो है इस टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में, फर्स्ट क्लास लीवर के बारे में। फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है, जिसमें आलंब जो होता है सर, आलंब, ठीक है, आलंब मैंने जो बताया था आपको, आलंब जो होता है फर्स्ट क्लास के लीवर में भार और आयास के बीच में होता है। जैसे ये चित्र जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आलंब है यहाँ पे, आलंब जो होता है भार और आयास के बीच में होता है। तो ये डायग्राम जो बनना है ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यांत्रिक लाभ जो होता है इसका, यांत्रिक लाभ मैंने बताया था, यांत्रिक लाभ भार और आयास के अनुपात के बराबर होता है। तो यांत्रिक लाभ जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों का होता है वो एक से अधिक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, या एक के बराबर भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास के जो लीवर हैं उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे आपकी कैंची है, ठीक है, प्लास हो गया आपका, सीसो जो बच्चा झूला झूलते हैं ना, बीच में एक आलम्ब लगा होता है, जैसे मान करके चलिए यहाँ पर कोई सपोर्ट है, ये आलम्ब है आपका, और इस पर एक झूला जो है इस तरीके से है, तो एक बच्चा यहाँ पे बैठ जाता है, एक बच्चा यहाँ पे बैठ जाता है, ऐसे करके पार्क में झूलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, ये तो आपका आलम्ब हो गया, क्योंकि इसी के चारों ओर तो ये पूरा उत्तोलक जो है हमारा ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। इसी आलम्ब के चारों ओर ये उत्तोलक गति कर रहा है। अब इसमें से किसी को भी आप भार मान लीजिए और किसी को भी आयास मान लीजिए। भार का मतलब है जिस वस्तु को उठाया जा रहा है, आयास का मतलब है जिस वस्तु पर जिस जहां से बल लगा करके भार को उठाया जा रहा है, तो जो बल है वो आयास हो जाता है आपका। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही बल हो सकते हैं, दोनों ही आयास हो सकते हैं, दोनों ही भार हो सकते हैं। क्योंकि एक बार में क्या होता है सीसो वाले झूले में, इसमें यह होता है कि एक बार ये बच्चा नीचे जाता है तो इसको उठा देता है ऊपर की तरफ, और एक बार ये वाला बच्चा नीचे जाएगा तो इस वाले को उठा देगा ऊपर, ठीक है। तो बीच में ये किसके ऊपर
किस बिंदु पर ये जो है स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहा है, ये जो है जिस पर ये टिका हुआ है इसको बोल देंगे हम आलंब। तो ये प्रथम श्रेणी का क्या हो जाएगा, आपका उत्तोलक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप जब कैंची की बात करते हैं, ठीक है, अब मैं कैंची कैसे बनाऊं यार, तो मैं मतलब आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये मान के चलिए ये कैंची है, ये कैंची है, तो कैंची को आप यहाँ से पकड़ते हैं, इस जगह से पकड़ते हैं और इस जगह पर कोई चीज रखते हैं जिसको आपको काटना होता है। तो जिसको काटना होता है वो डब्लू हो जाता है, यानी भार हो जाता है। और जहां पर आप बल लगा रहे हैं ये क्या हो जाता है, आयास हो जाता है। जिस स्थान से आप बल लगाते हैं वो आयास है, और जिस पर ये घूम रहा है स्वतंत्रता पूर्वक, यहाँ पर कोई पेच लगा होगा कैंची में, आप देखते होंगे, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा आपका आलंब हो जाएगा, जिसके चारों ओर ये कैंची स्वतंत्रता पूर्वक घूम रही है। समझ में आ रहा है। तो बीच वाला पॉइंट जहाँ पे किसके रूप में हो, आलंब के रूप में हो, और दोनों साइड में, एक साइड में भार हो आपका, एक साइड में आयास हो, यानी आयास और भार के बीच में आलंब जिस उपकरण में होता है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। जैसे साइकिल का ब्रेक हो गया, हैंड पंप हो गया, कील उखाड़ने की मशीन हो गई, नेल कटर हो गया, संडासी हो गया, ये सारी चीजें जो हैं फर्स्ट क्लास के लीवर की कैटेगरी में आती हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज आपकी समझ में यहाँ से आ गई होगी। अब यहाँ से देखते हैं सर सेकंड क्लास का लीवर। सेकंड क्लास के लीवर में क्या होता है, भार जो होता है वो आलंब और आयास के बीच में होता है। इसमें बीच में कौन था, इसमें बीच में क्या था, इसमें आलंब बीच में था, और सेकंड क्लास के जो उत्तोलक होते हैं उसमें भार बीच में होता है। इनका जो यांत्रिक लाभ होता है वो एक से अधिक होता है, हमेशा एक से ज्यादा होता है। यानी इसकी सहायता से क्या किया जा सकता है, इसकी सहायता से कम आयास से यानी कम बल लगा करके अधिक भार उठाया जा सकता है। और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है, या एक पहिया वाली गाड़ी, कूड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, आपने कूड़ा उठाते हुए लोगों को देखा होगा, जो गाड़ी होती है, तो वो किस कैटेगरी में आती है, वो सेकंड क्लास के लीवर की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा सुपारी काटने का जो सरौता होता है वो भी सेकंड क्लास का उत्तोलक है। इसके बाद में बात करते हैं थर्ड क्लास के लीवर के बारे में। थर्ड क्लास के लीवर में क्या होता है, आयास जो होता है वो बीच में होता है, यानी जहां बल लगाया जा रहा है वो बीच में होगा। आयास क्या, आयास वाला पॉइंट क्या है, जहां पर हम बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो आयास इसमें थर्ड क्लास वाले लीवर में बीच में होता है। आलंब और भार जो है वो दोनों साइड में होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आयास आलंब और भार के बीच में होता है। इसका जो यांत्रिक लाभ होता है वो हमेशा एक से कम होता है। जैसे आप चिमटे को देखेंगे, ठीक है, जैसे आप चिमटे को देखेंगे, अब चिमटा, यार बड़ा समस्या हो रही है। जैसे ये चिमटा है मान के चलिए, तो चिमटे को आप मतलब चिमटे में बल कहाँ पे लगाते हैं, बीच में ही तो लगाते हैं। यानी चिमटे से जब आप किसी वस्तु को उठाते हैं तो बल कहाँ पे लगाया जाएगा, बीच में आप उस चिमटे को दबाते हैं। तो जहां पर आप बल लगाते हैं वो पॉइंट होता है आपका आयास। क्या होता है आपका आयास। तो यही तो बता रहा है थर्ड क्लास के लीवर में, कि थर्ड क्लास के लीवर में जो आयास होता है वो आलंब और भार के बीच में होता है। यहाँ पर क्या होता है, चिमटे से जिस वस्तु को उठा रहे हैं आप वो भार हो जाता है, और जो आपका आलंब है, आलंब वो होता है जहां पर वो चीज जो है कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है, संलग्न होती है। तो यहाँ से चिमटा जुड़ा हुआ है तो ये आपका आलंब हो गया, बल आप बीच में लगाते हैं ये आयास हो गया, और बिल्कुल इसके सिरों से पकड़ करके आप चीज़ों को उठाते हैं तो ये आपका भार हो गया। ठीक है, तो थर्ड क्लास के लीवर समझ में आ गए आपके में। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपका हल आ जाता है, चिमटा आ जाता है। मनुष्य के हाथ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार का लीवर है, किस प्रकार का उत्तोलक है, तो ये भी थर्ड क्लास का लीवर है। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि लीवर आपकी समझ में आ गए होंगे, उत्तोलकों को आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो ये आज का क्लास हो गया, और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो है आपको आज ही मिलेगा, लगभग 3 या 4 बजे के आसपास मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता चल ही रही होगी कि मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें कवर करा रहा हूँ। यानी कि एक वीडियो मैं लेके आता हूँ, बेशक उसकी जो लेंथ है वो 40 45 से 50 मिनट की हो जा रही है, लेकिन उसके अंदर हमें टॉपिक कितने क्लियर कर रहा हूँ ये भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि एक छोटे से टॉपिक को, जानी आप यूट्यूब पर जब वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा केवल उत्तोलक वाला टॉपिक है, वही 1.5 2 घंटे में लोगों ने क्लियर कर रखा होगा। तो क्योंकि हमें विज्ञान का प्रोफेसर नहीं बनना है, हमें सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। देखो, विज्ञान का प्रोफेसर बन करके हमें कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने नहीं जाना है, हमें अपने एग्जाम से मतलब है, जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और जिस एग्जाम में विज्ञान के जो प्रश्न आने वो हमारे क्लियर हो जाए, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अगर प्रोफेसर बनना होता तो फिर अलग से हम एमएससी वगैरह करते, फिर
नेट वेट और वो सारी चीज़ें थी करते, तो उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि 40-45 मिनट का अगर क्लास हो रहा है तो 3 से 4 टॉपिक कम से कम आपके इस 30 से 40 मिनट में समाप्त हो जाएं, क्योंकि मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है और मैं काफ़ी सारी वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो आपने देखा भी होगा कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितना समय मैं आपका ले रहा हूँ उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएं, कम से कम आपका टाइम लिया जाए और उस टाइम को तुलनात्मक रूप से देखते हुए टाइम के हिसाब से ज़्यादा चीज़ें आपको जो है वो मिलें, ताकि आपके समय का सही उपयोग हो सके, आपके समय का सदुपयोग हो सके, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास अगर अच्छा लगता है तो अपना रिव्यू, रिस्पांस, फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।